हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लब। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 का चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन की थी, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे। पहले हम क्यूब के बारे में समझेंगे। देखिए, एक छोटा सा क्यूब मैंने बनाया है। इसकी 3 डायमेंशंस इक्वल होती हैं, ठीक है। डायमेंशन यानी मैंने घन की एक भुजा 2 ली है, ठीक है, 2 इकाई ली है। तो घन का आयतन, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो घन का आयतन आया है 8। यहाँ 2 त्रिक के रूप में है, ट्रिपलेट के रूप में है, तो इसलिए हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का अर्थ क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, और तीनों को गुना करने पर 8 आता है, इसीलिए 2 का घन 8 है। इसी प्रकार 8 को जैसे हमने यहाँ देखिए कैसे लिखा है, ये रूट है 8 का और उसके ऊपर छोटा 3 लिखा है, तो इसे हम घनमूल यानी क्यूब रूट कहते हैं। 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल क्या होगा, इसे हम किस प्रकार समझेंगे। देखिए, 8 के हमने अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। पिछली वीडियो में मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी बताई थी। 2 गुना 2 गुना 2, यह अभाज्य गुणनखंड है 8 का, और इसे हम 3 बार गुना कर कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह संख्या जिसे हम 3 बार गुना करके लिख सकें और 3 बार गुना करने पर 8 आए, तो वह संख्या क्या है, 2। इसीलिए 8 का घनमूल क्या होगा, 2, ठीक है। देखिए बच्चों, ये आपके मैथ्स में चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 7.1, ठीक है। तो हम इसके सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब। अभी मैंने समझाया था आपको कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है, तो उसकी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम पहला सवाल हल करेंगे। पहला भाग है 216। तो हमने बताना है कि क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो पहला सवाल है 216। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। पहले 216 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो इसमें हम छोटे से छोटा गुणनखंड लेंगे। आइए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस सवाल को हल करते हैं। 216 यह एक सम संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसे भाग करेंगे। 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 अठे 16। यह भी एक सम संख्या है, तो यह भी 2 से पूरी भाग हो जाएगी। तो इसे 2 से ही हल करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, यह भी सम संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ 27 क्या है, विषम संख्या है जो 2 से पूरी भाग नहीं होगी, इसीलिए हम नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 के बाद 3 आता है, 3 से विभाजित करेंगे इसे। तो 3 निम 27। 9 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या, इसीलिए 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, अगेन 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3। तो जब तक विभाजित करते जाना है जब तक कि हमें 1 प्राप्त नहीं होता। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बने हैं, ये इन सबको हम लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इन्हें हमने गुणनफल के रूप में लिखा है। यहाँ देखिए, हमें 2 समूह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। पहले समूह में 2 है, 3 बार गुना करके लिखा है, और दूसरे समूह में 3 है, वो भी हमें
3 बार प्राप्त हुआ है। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि जब 2 को 3 बार गुना करें तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घन 3। यहाँ भी 3 बार प्राप्त है तो इसीलिए इसे भी हम, ठीक है। तो 2 की 3 गुना 3 की 3, दोनों के ऊपर पावर सेम है, इसलिए हम बेस जो इसका आधार है इसकी गुना करेंगे। तो 2 गुना 3 की पूरे की पावर 3। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आधार अलग अलग हैं और पावर सेम है। दोनों गुणनखंड 3 शक्ति के रूप में हैं, इसीलिए इनके आधार को गुणा कर दिया है। 2 गुणा 3 की पावर 3, 2 तिया 6 की पावर 3। तो हमें 216 को 6 की 3 के रूप में गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो 6 की 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 क्या आता है, 216। तो 6 का घन 216, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है, या इसमें गुणनखंडों के 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। यहाँ हमें गुणनखंडों के जो है 3 के समूह प्राप्त हुए हैं, इसीलिए 216 एक पूर्ण घन संख्या है। आइए अब सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग हल करेंगे। देखिए, क्या 128 एक पूर्ण घन संख्या है? आओ जांच करें। तो इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही जांच करेंगे। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 128 बताइए बच्चों कैसी संख्या है? अभी मैंने पीछे बताया था, हाँ 128 एक सम संख्या है, तो यह 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम इसे 2 से भाग करेंगे। 2 छिके 12, 2 चौके 8, अगेन 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 32 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 16 भी एक सम संख्या है, तो 2 से ही विभाजित होगी, 2 अठे 16, ठीक है। 8 भी सम संख्या है, तो 2 से ही विभाजित करेंगे, ठीक है। यहाँ हम इसे 4 से विभाजित नहीं करेंगे। कई बच्चे यह गलती कर देते हैं कि 8 को 4 से भी विभाजित करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सवाल को हल करते हैं, तो इसीलिए 4 से विभाजित नहीं करेंगे, क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 2 चौके 8, अगेन 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। तो जब तक विभाजित करते जाना है जब तक एक शेष नहीं रहता, ठीक है। यहाँ एक शेष आ गया है, इसलिए अब हम इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे 128 के जितने भी यहाँ अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को हमने यहाँ गिन लेंगे 7 बार लिखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 के 2 समूह प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 को 3 बार गुना कर लिखा गया है, यानी कि ये पहला त्रिक है, ट्रिपलेट है, और ये दूसरा त्रिक है। 2 त्रिक प्राप्त होने के बाद भी एक संख्या शेष बचती है और वो भी 2 है, यानी ये त्रिक के रूप में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 2 के 2 त्रिक समझ आ गया सभी बच्चों को कि 2 को हम 3 बार गुणा कर लिख सकते हैं, तो यह एक त्रिक हुआ, और यहाँ 2 त्रिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ 2 के 2 त्रिक बनाने के बाद संख्या 2 शेष रहता है। अतः 128 एक पूर्ण घन नहीं है। पहले सवाल का थर्ड पार्ट, क्या संख्या 1000 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं? इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही जांच करेंगे। 1000 एक सम संख्या है, इसलिए 2 से विभाजित करेंगे।
2 पंजे 10 और ना जाने की 0। तो 500 भी एक सम संख्या है, इसे भी 2 से विभाजित किया तो क्या प्राप्त हुआ 250। 250 में इकाई के अंक पर 0 है तो यह भी एक सम संख्या है, इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 125 प्राप्त होगा। 125 एक विषम संख्या है, इसीलिए हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। 5 से विभाजित करने पर दोबारा 5 और दोबारा 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, तो 1 प्राप्त हुआ। इसे इन संख्याओं को अब हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 5। तो ये हमने 2 समूह प्राप्त हुए हमें, इन्हें हम 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पावर सेम होने पर बेस यानी आधार की गुना करेंगे। 2 गुना 5, 2 पंजे 10, 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 यानी कि 10 का घन 1000, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, क्या 100 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, आओ जांच करें। 100 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 100 भी एक सम संख्या है तो ये है 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 2 से विभाजित करने पर 50 प्राप्त होता है, तो इसे 2 से अगेन विभाजित करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। अब 25 एक विषम संख्या है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 × 25, तो 5 से दोबारा विभाजित करने पर 1 प्राप्त होता है। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो गुणनफल के रूप में लिखने पर हम देखते हैं कि कोई भी संख्या 3 3 के समूह में नहीं है, 2 भी 2 के समूह में है और 5 भी 2 के समूह में है। यहाँ संख्या 2 और 5 दोनों त्रिक नहीं बनाते हैं, अतः 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखिए, यह एक बड़ी संख्या है 46,656। बताना है कि क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। तो यह भी एक सम संख्या है तो इसे 2 से ही विभाजित करेंगे, 23,328 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसे यह सम संख्या प्राप्त होती है तो हम इसे 2 से ही विभाजित करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 से भाग करने पर 1458 को 729 प्राप्त होता है, जो सम संख्या नहीं है, इसीलिए इसे 3 से विभाजित करेंगे। तो 243, अगेन 3 से 81 प्राप्त हुआ है, फिर अगेन 3 से 27, तो 3 निम 27, 3 तिया 9 और दोबारा से है तो 3 एकम 3, तो यहाँ शेष 1 प्राप्त होता है। तो सभी गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ गुणनफल के रूप में लिखने पर देखिए हम इनके 3 3 के समूह बनाएंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ हमें सभी जो समूह हैं वो 3 3 गुणनखंडों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो पहला समूह देखिए 2, संख्या 2 का है तो इसे हम लिखेंगे 2 की 3, यह भी त्रिक है। दूसरा 2 की 3, फिर 3 की 3 पावर 3 के रूप में लिखेंगे और अगेन फिर 3 की पावर 3। तो सभी की पावर 3 है और आधार अलग हैं, इसलिए आधार की गुणा करेंगे, पावर की गुणा नहीं करेंगे, पावर सेम ही आती है। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 4 निमा 36, तो
तो 36 की पावर 3 हमें प्राप्त होती है। अगर 36 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, 46,656। अतः 36 का घन ही यह संख्या है, 46,656। सभी अभाज्य गुणनखंड त्रिक बनाते हैं, अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल हम हल कर चुके हैं। दूसरा सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहला सवाल है 243। आओ इसे हल करें। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 243 के उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम हल करेंगे। तो यह एक विषम संख्या है, अतः 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित करने पर 81 प्राप्त होगा। 3 से अगेन 3 से, ठीक है। तो 3 से विभाजित लास्ट में करने पर 1 प्राप्त होता है। तो सभी गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 243 के गुणनखंड क्या आए हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यह पहला समूह प्राप्त हुआ है हमें। लेकिन ये पहला त्रिक जो समूह है, ये प्राप्त होने के बाद 2 संख्याएं रहती हैं, 3 गुना 3, जो त्रिक के रूप में नहीं हैं। यहाँ संख्या 3 का एक त्रिक बनाने के लिए 3 की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं हैं। तो त्रिक कब कंप्लीट होगा? जब यहाँ 1 3 और गुना किया जाएगा। तो इसीलिए हम इसे 3 से गुना करेंगे और इधर भी लेफ़्ट साइड में भी 3 से ही गुना करेंगे। तो 243 को 3 से गुना की, तो ये इधर भी 3 से गुना करने पर ये 2 त्रिक पूर्ण प्राप्त होते हैं। तो 243 गुना 3 क्या प्राप्त हुआ? 729। यह एक पूर्ण घन संख्या है। अतः 3 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसे 243 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब सवाल नंबर 2, 256। 256 के भी अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे इसी विधि से, ठीक है। सम संख्या है और सम संख्या ही प्राप्त हो रही है, इसलिए हम बार बार 2 से ही भाग कर रहे हैं जब तक कि शेष 1 नहीं बचता। तो सभी गुणनखंडों को हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे और इनके ग्रुप बनाएंगे, 3-3 के ग्रुप, जिसे हम त्रिक कहते हैं। तो पहला त्रिक, दूसरा, लेकिन तीसरा त्रिक पूरा नहीं है। तो इसीलिए इस त्रिक को पूरा करने के लिए हम दोबारा से इसे किससे गुना करेंगे? बताइए बच्चों। हाँ, संख्या 2 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ संख्या 2 का एक त्रिक बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, लेकिन यह 2 दोनों तरफ ही गुना होगा। तो 256 को 2 से जब गुना करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 512। 512 एक पूर्ण घन संख्या है। और ये कैसे प्राप्त हुई है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 2 से गुना करने पर। अतः इसका आंसर 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।